है। इसका मतलब एक ग्रुप सोचिए, पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप नंबर 1, 2, एस और पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है? चले बेटा, है ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आई पूरा हो गया था, कंप्लीट, है ना, कितने चौथा वाला लिखना था, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पे डिस्कशन कर रहे थे और एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पे ऑलरेडी हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली है। चौथा एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करना बाकी था। आपको एक पॉइंट लिखाया था बेटा फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में, और वो था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोलता एस और पी ब्लॉक में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले, बात एक ही होती है, लेकिन डी और एफ में इसका मीनिंग अलग होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन में जो n या n-1 या n-2 दिख रहा होता है, उनके समेशन को क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस। और अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो केवल n को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट दिखाया था आपको, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको देखना पड़ेगा जंप नंबर हैविंग बिगेस्ट या हाईएस्ट सडन जंप, ठीक है। ये फॉर्मूला या ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिख लिया था। अब इसके आगे रिप्रेजेंटेशन इसका देखना है कि है क्या। देखिए, एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई मेटल M है और उसके IE का वैल्यूज आपको दिया है और वो सक्सेसिव आई गिवन होगी ऑब्वियसली। आप सपोज ये किसी एलिमेंट M के लिए IE1, IE2, IE3, IE4 और IE5, सपोज 5 IE के वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। तो ये जो I का वैल्यूज आपको गिवन है, इसके बेसिस पे हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू आपको दिया है 200, इसका वैल्यू दे दिया बेटा 1000, इसका वैल्यू आपको दे दिया 2200, इसका वैल्यू आपको दे दिया 15000 और इसका वैल्यू आपको दे दिया 15000 या ऐसा करते हैं 16200, ऐसा कुछ वैल्यू आपको दे दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन बना आएगा आपके सामने कि भाई कोई एक एलिमेंट है, उसके सक्सेसिव आई के वैल्यू आपको गिवन है और इसको देखकर कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला या सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना होता है, ठीक है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा जंप, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे जंप नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जंप नंबर 2, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जंप नंबर 3 और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा जंप नंबर 4। अब देखिए, इन जंप में आपको डिफरेंस बिटवीन आई देखना है ना, कहां पर IE का डिफरेंस सबसे ज्यादा है ये देखना बेटा। अब बताइए यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 800 का। यहां पर डिफरेंस आ रहा है बेटा लगभग 1200 का। यहां डिफरेंस आ रहा है लगभग 13000 का और यहां पर डिफरेंस आ रहा है 1200 का। देखो, सक्सेसिव IE हमेशा बढ़ता है। ये 200 है तो ये 1000 है तो ये 2200 है तो 15000 और 16200 है। सक्सेसिव IE सेम एलिमेंट के हमेशा बढ़ेगा। सक्सेसिव आई बढ़ता है लेकिन गैप बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो गैप की बात अलग है और सक्सेसिव आई की बात अलग है, ठीक है ना। सक्सेसिव आई बढ़ेगा, गैप बढ़ सकता है, कम हो सकता है। जैसे इनका गैप 800 है तो हो सकता है इसका गैप 50 ही होता, हो सकता है इसका गैप 12000 भी होता। तो गैप बढ़ या घट सकता है लेकिन सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ेगी। अब आप देखो, सबसे बड़ा जो जंप आ रहा है वो यहां पर आ रहा है बेटा, इस जगह पर। और वो जंप नंबर कौन सा है बेटा? 3। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आ जाता है वो जंप नंबर के इक्वल आ जाता है और आंसर कितना आ जाता है? 3। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब एक ग्रुप सोचिए, पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप नंबर 1, 2, एस और पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोचिए। 13th ग्रुप, बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, ठीक है। ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में 1, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2, ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3, 14 के वैलेंस शेल में 4, 15 में 5, 16 में 6। इस तरह की बात हम कर चुके हैं पहले। अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये एल्यूमिनियम है, ट्रीट करके चलिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को जब आपने I1 दे दिया होगा, जो भी I1 की वैल्यू मान लीजिए 200 है, I1 दे दिया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब आपने I2 दिया होगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, I3 दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो इनर्ट गैस बन जाएगा। तो 3 तक तो बढ़ रहा है, चौथे में भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो जो जंप आएगा, गैप आएगा, वो बहुत बड़ा आएगा क्योंकि अब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस बन चुका है बेटा। और इनर्ट गैस बनने की वजह से जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे
तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन एकदम से वैल्यू जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी, और इसी से हमें पता चल जाता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नोट करें इसे, इसका बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले आप इसे नोट करें। जंप नंबर मतलब गैप देखना बेटा आपको, जैसे इससे इस पे जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जंप नंबर 1, इससे इस पे जा रहे हैं तो जंप नंबर 2, मतलब सक्सेसिव आई के डिफरेंस। ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 4 है, उसी डिफरेंस को हम जंप या गैप नंबर से बोलते हैं। कम कहाँ होगा, 15,000 है बेटा, 1500 नहीं है। एक जीरो अच्छे से देखिए ना, गैप बढ़ या कम हो सकता है लेकिन जो सक्सेसिव आई का हमेशा बढ़ेगा। I1 से ज्यादा I2 होगा, I2 से ज्यादा I3 होगा, I3 से ज्यादा I4 होगा, पर वो I1 से 2 पे जाने पे जो डिफरेंस है वो कम या ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लिख लिया? चले क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। फॉर द अबव एलिमेंट M, फॉर द अबव एलिमेंट M डिटरमाइन, फॉर द अबव एलिमेंट M डिटरमाइन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी आपको लिखा है फॉर द अबव एलिमेंट M डिटरमाइन, ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा ना। अब इसमें मैं सब पार्ट्स लिखा रहा हूं A B C D करके, और उसके ऑप्शंस दूंगा आपको। ए पार्ट बनाइएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए पार्ट बनाइएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन लिखेंगे इसके अंदर, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 1 2 3 4। बी पार्ट बनाइए, सब पार्ट बनाइए बी, लिखिएगा इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, कैसे लेट कैसे आते हुए हैं? सुबह सुबह टाइम पे उठा करो बेटे, हैं? हॉस्टल दूर है तो 10 मिनट और पहले उठे, है ना, समय पे आने की कोशिश करें, ये हैबिट है बेटा, इसमें और कोई कारण काम नहीं करता, है ना। ये बचपन से सीखी हुई चीजें हैं, एक आध दिन 2-4 दिन चलता है, लेकिन कोशिश करें कि लेट ना हो। क्योंकि क्या होता है, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ पढ़ा रहे हैं, अब आपने वो चीज सामने बैठ के पढ़ा और आप वो चीज, है ना, बाद में किसी के नोट से पढ़ोगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। और हो सकता है कि वो एक चीज आप शायद क्लास में बैठे होते तो आप बहुत ध्यान से समझते एक लाइन, और उसी एक लाइन की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो, बहुत दर्द होगा बेटा लास्ट में। ये बता रहा हूं, होता है ऐसा बेटा, क्योंकि आप 10 मिनट अगर लेट आ रहे हैं तो 10 मिनट में कुछ तो पढ़ाया गया होगा, और ऐसे मेरे साथ ही नहीं, ऐसा शुरू से हो रहा होगा। तो आपने साल भर में कितने 10 मिनट छोड़ दिए बेटा, उन 10 मिनट में से कोई तो क्वेश्चन आएगा, परेशानी होगी बेटा। इसीलिए कोशिश करें टाइम पे आने की, है ना। ठीक है, कभी कभार लेट हो गए चलेगा, ठंड में थोड़ी ज्यादा ही दिक्कत होती है बच्चों को इसे, है ना, पर कोशिश करें टाइम पे आने की। चले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। पहला ऑप्शन लिखेंगे NS1, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे NS2, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे NS2 NP1, चौथा ऑप्शन लिखेंगे NS2 NP2। सब पार्ट सी लिखें, इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन लिखेंगे +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4। अगला सब पार्ट लिखें डी, इट्स ग्रुप नंबर, इट्स ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट सब पार्ट लिखें ई, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शन थे ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 15, शायद, है ना, 15 बोला था ना, और 17, हाँ, मतलब उसमें 15 और 14 में कंफ्यूज हो रहा था, 15 14 जो भी बोला लिख लेना है ना, और 17। इसके बाद है ना जो ई सब पार्ट है, ई पे है ना, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। पहला ऑप्शन लिखेंगे MCl, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे M2Cl3, 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 तीसरा ऑप्शन लिखेंगे MCl2, MCl2, और लास्ट ऑप्शन लिखेंगे MCl3।
नेक्स्ट सब पार्ट लिखें एफ, लिखेगा फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। पहला ऑप्शन लिखें MSO4, MSO4। दूसरा ऑप्शन लिखें M2SO4, M2SO4। तीसरा ऑप्शन लिखें M2SO4 थ्राइस, M2SO4 थ्राइस। और लास्ट ऑप्शन लिखें MSO4 ट्वाइस। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स आपको दे रहे हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लें, 1 मिनट का समय है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो अल्टीमेटली करना क्या है, अपन ने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले बस इसी की मदद से बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। तो आपको बस ऐसे क्वेश्चंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। पहला तो क्वेश्चन यही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आपने टिक कर दिया 3 है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताइए 3 है तो मतलब ये ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है। ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है बेटा, पी ब्लॉक का है। अगर पी ब्लॉक का है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, NS2NP। और पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो NS2NP1 विल बी दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आपसे पूछा गया शायद ग्रुप नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, उनको निकाल के इनर्ट गैस बन जाएगा, +3 आएगा। या फिर बोरॉन फैमिली में आप जानते हैं कि इन सबकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। रेडॉक्स वगैरह में भी ये रूल्स पढ़ते हो, नहीं भी पता है तो आगे जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आगे बात करें या एलिमेंट याद कर लेना। एल्यूमिनियम पता ही है, एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट दिखाना प्रेफर करता है, +3। आगे बात करता हूं, दूसरा आपको बोला ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर पता चल गया कौन सा है, 30। अब इनके क्लोराइड और सल्फेट का फॉर्मूला, बेटा इन एलिमेंट पे कौन सा स्टेट है, +3। और आपको क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना, बताइए Cl पे कितना होता है, -1। और क्लास 9th में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा था अपन ने। तो इसका क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा MCl3। या एलिमेंट पहचान लो, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। उससे कर लीजिए सॉल्व। और दूसरा आपको इसके सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो सल्फेट एनायन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 2-, तो इसका 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला बन जाएगा M2SO4 थ्राइस या Al2SO4 थ्राइस। जब एलम पढ़ेंगे तब भी काम आता है अपने को Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो ऐसे आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। चार्जेस को आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। और बेसिकली उसका हर किसी का बेसिक ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सारी चीजें सॉल्व हो रही होंगी। चले यहां पर आके जो आईई का पोर्शन है पूरा ही हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आईई में दूसरा टाइप का इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, मान लो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन दिया। ऑप्शन ए में सक्सेसिव आई दे रखी है कुछ, ऑप्शन बी में कुछ सक्सेसिव आई दे रखी है, ऑप्शन सी में कुछ सक्सेसिव आई दे रखी है, ऑप्शन डी में कुछ सक्सेसिव आई दे रखी है। और मान लो इसमें जो सबसे बड़ा जंप आ रहा है वो I2 में, मतलब गैप 2 में आ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दी होंगे NS1, NS2, NS2NP1, NS2NP2। तो आपको पता चल गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। मैच द कॉलम। यहाँ पर सबसे बड़ा जंप सपोज 4 में आ रहा होगा, तो हमें पता चल गया इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो NS2NP2 जो भी होगा उससे मैच कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेटा इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल देंगे, EA। और या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है डेल्टा HEG। अब ध्यान समझेंगे बेटा इस टॉपिक को। देखिए इससे प्रीवियस टॉपिक की जब हमने बात करी, आईई की जब हमने बात करी, तो आई में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। और निकाल के किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, कैटायन का। यहां पर रिवर्स प्रोसेस है, यहां पर हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होंगे और हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनायन का। फिर यही जो कैटायन बन रहा है, यही जो एनायन बन रहा है, ये जाके केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड का या लैटिस का फॉर्मेशन करेगा अल्टीमेटली बॉर्न हेबर साइकिल में। ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें। सबसे पहली बात ये क्लियरली समझ ले, एनसीईआरटी जो है ना, वो इन दोनों टर्म्स में से पूरा जो आर्टिकल लिखता है वो किसके बारे में लिखता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। मतलब अल्टीमेटली आपको एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम से नहीं दिखेगा, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से दिखेगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बेटर समझना जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। एफिनिटी एक बार समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ठीक उसका रिवर्स होता है। ध्यान सुनेगा, रिवर्स इन द सेंस
जब Ea पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन ऑपोजिट होते हैं, जब Ea पॉजिटिव होता है तो डेल्टा Hg नेगेटिव होता है, और जब Ea नेगेटिव होता है तो डेल्टा Hg पॉजिटिव होता है। हाँ, ये तो साइन कन्वेंशन की बात हुई, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। मतलब जब Ea मोर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन मोर नेगेटिव होगा। जब Ea लेस पॉजिटिव तो ये भी लेस नेगेटिव। इस तरह की बात चलने वाली, ठीक है। तो पहले मैं आपको Ea समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और Ea के साथ साथ हम डेल्टा Heg को उसके बाद कवर करेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एग्जाम में एनसीईआरटी के हिसाब से तो मोस्टली आपसे क्या पूछा जाएगा, डेल्टा Heg, लेकिन Ea एक बार आप समझ लेंगे तो डेल्टा Heg में कुछ भी नहीं है, बस साइन कन्वेंशन चेंज करना होता है, और ये समझना कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से इजी होता है। टॉपिक की बात करूं मैं, ये टॉपिक ऐसा है, जनरली इसमें मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। समझ नहीं आने का सेंस है कंफ्यूज रहते हैं ना। कंफ्यूज रहने का कारण ये है कि इसमें Ea और डेल्टा Heg दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपको। मोर पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, कौन एंडो कौन एक्सो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात, यहां पर मैं आपको कुछ जनरलाइजेशन बता रहा हूं बेटा। इस जनरलाइजेशन को एक बार आप समझ लें, और ये जनरलाइजेशन अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान से देखते हैं ना। हमारे पास पीरियोडिक टेबल की यदि मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। उनमें से अभी हम डी और एफ ब्लॉक को भूल जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी डी और एफ ब्लॉक के Ea या डेल्टा Heg के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता है। तो क्वेश्चन आपको एस या पी ब्लॉक से ही आएगा, ठीक है। उसमें भी डेफिनेट है कि अगर पीरियड का क्वेश्चन पूछता है तो सेकेंड पीरियड ही पूछता है, आज तक तो यही हुआ है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, हम थर्ड को भी डिस्कस करेंगे। मैंने बोलता पीरियड का क्वेश्चन जब भी आएगा सेकंड, थर्ड या फोर्थ का आएगा, पर डी ब्लॉक है ही नहीं तो फोर्थ नहीं पूछेगा, सेकंड या थर्ड से आएगा, और सेकंड ही पूछता है। और ऐसे डाउन द ग्रुप का जब पूछता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे हेलोजन ग्रुप का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब ये ट्रेंड लगभग सेट है कि इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं, पर अपने को समझना बहुत कुछ है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज और भी दे रखी है उनके अलावा, वो भी हम समझेंगे। जब भी पीरियोडिक टेबल के एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली एसएनपी ब्लॉक की जब हम बात कर रहे हैं, तो बेटा एटम जो है ना, सपोज ये कोई एटम हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा, हर एटम के, कोई भी एटम है 118 के 118, सबके सेंटर में कौन है बेटा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। और अभी एक हम एडिशनल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो पहले से इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब अगर किसी एटम के पास आइसोलेटेड गैसियस एटम ही चलेगा, आईई की तरह, किसी गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आसपास एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा है, तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अब अगर अट्रैक्शन लगेगा तो देखो न्यूक्लियस जो है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एनायन का। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो सकता है, रिलीज हो सकता है, कब एब्सॉर्ब होगा, कब रिलीज होगा, ये सारी सिचुएशन हमें पढ़नी है। जब भी किसी भी एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा होगा तो एक जनरल फिनोमिना बताइए, क्या हर एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, हाँ। तो इसका मतलब है क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा हर एटम में, हाँ। इसका मतलब है इसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ। तो अब देखो इसमें जनरल कंडीशन तो ये आ रही है कि पूरे पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट जो है ना, उसे इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके सेंटर में कौन होगा, न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखाना है, देखो अब इसमें दो सिचुएशंस पे चलेंगे, तो मोस्टली जनरली वाली सिचुएशन, ऑलवेज वाली सिचुएशन नहीं है इसमें। जनरली क्या होता है कि जो भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिखाएगा बेटा, अट्रैक्शन दिखाएगा। मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देता हूं ताकि रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन के लिए दो कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। ये दो सिचुएशंस बनेंगे आपके सामने। अब कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा होगा, और कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा होगा, और अगर अट्रैक्शन दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है, और नहीं दिखा रहा है तो क्यों नहीं दिखा रहा है, ये बात समझनी है। अब देखो जनरली तो ऐसी कंडीशन है बेटा कि हर एटम के सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उन्हें तो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखाना चाहिए। तो कौन एटम इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखाएगा, मोस्टली सारे एटम इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखाएंगे। और क्यों दिखाएंगे, क्योंकि उनके सेंटर पे वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फिर कौन से ऐसे केस हैं जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। अब ये जो केस है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब इसके अलावा जो भी आएगा वो अट्रैक्शन दिखाएगा। तो वो कौन से केस हैं जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते, तो बेटा ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। ध्यान सुनिएगा, कौन कौन से केस हैं जो अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन। कितने केस है, 3 केस।
3 केस जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं और बाकी सारे केस जो अट्रैक्शन दिखाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एस एंड पी ब्लॉक, डी और एफ के बारे में मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आएगा भी नहीं कभी। तो आइए 3 केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, इनके भी सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, फिर भी जब इलेक्ट्रॉन इनके आसपास मंडराएगा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से मना कर देंगे। उसके पीछे रीजन है इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। क्या ये फुलफिल्ड शेल ऑक्टेट कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है बेटा? है। अब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन कितना भी मंडरा ले भैया, ये बहुत स्टेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी चीज अनस्टेबल होना नहीं चाहती, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन को अपोज करेगा। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 2 की बात करें। ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, NH2 होता है, ये स्टेबल या फुलफिल्ड सब शेल होता है। ये भी स्टेबल है बेटा, और अगर ये स्टेबल है तो ये भी अट्रैक्शन के लिए मना कर देगा। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन ध्यान से देखना, मैंने बाकी दोनों के ग्रुप लिखे हैं पर नाइट्रोजन अकेला लिखा है, नाइट्रोजन का ग्रुप नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p3। क्या ये भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? हाँ। तो ऐसे तो नाइट्रोजन के ग्रुप में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी भी इसमें सभी हाफ फील्ड है। तो अगर जैसे सर आपने बाकियों का ग्रुप लिखा, इसका भी ग्रुप लिखना चाहिए था, पर ऐसा क्या, इसमें कॉन्फ़िग देखो, फुलफिल्ड के मुकाबले हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो फुलफिल्ड मोर स्टेबल है, हाफ फील्ड लेस स्टेबल। इसमें 2 चीजें, एक तो इसमें हाफ फील्ड और साइज। साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा, और इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन को सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि नीचे जब फास्फोरस पे जाओगे वो भी हाफ फील्ड है लेकिन साइज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के आराम से स्पेस मिलेगा और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो ये हमने ये समझा कि जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 सिचुएशंस बनते हैं। जब भी किसी एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा, लाइन ध्यान से सुन लेना, खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा, या खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं करेगा। जनरली हर एटम इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 3 केस हैं जहां पर खुद ब खुद अट्रैक्शन नहीं होगा, और वो 3 केस कौन कौन से बेटा? ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। ये बाकी सब अट्रैक्ट क्यों करेंगे? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और वो तीनों क्यों अट्रैक्ट नहीं करेंगे? ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, या फिर नाइट्रोजन में स्टेबिलिटी एंड साइज मैंने बोल दिया। अब आगे सुनिएगा, ये समझ लेना स्लाइड ध्यान से, क्योंकि यही है पूरा पी है, यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ लिखना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। अब ध्यान सुनना, पहले मैंने बोला हम लोग किस टर्म के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इस केस में और इस केस में ईए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ध्यान सुनिएगा, ईए का मतलब हमेशा रिलीज्ड एनर्जी होता है। क्या होता है? रिलीज्ड एनर्जी। 2 तरह की हो सकती है ना, रिलीज भी हो सकती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन ये की जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो उसमें स्पेसिफिकली रिलीज्ड एनर्जी की बात करी जाती है, मतलब ये रिप्रेजेंट्स ओनली द रिलीज्ड एनर्जी। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वहां ईए है, और किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही तो हम बोलेंगे वहां ईए नहीं है। ध्यान रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखो, ईए पे बात चल रही है। सबसे पहले 2 केसेस हैं। अच्छा, ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एफिनिटी वर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है लव, ठीक है। पूरा क्लियरली ऐसा बुक्स में लिखा रहता है, लव या अफेक्शन, या फिर आप ऐसा बोले अट्रैक्शन में बोल देता हूं। अब ध्यान सुनना, इस टर्म को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बदले आगे से ईए का जो मैं फुल फॉर्म बोलूंगा वो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। क्या बोलूंगा? तो अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आगे से क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, क्योंकि उसको हमको दिख रहा है कि अट्रैक्शन है या नहीं है। इससे हम आराम से समझ सकते हैं। मुझे बताइए, क्या जनरली एटम्स इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाते हैं या नहीं दिखाते? बेटा दिखाते। जहां इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन है हम बोलेंगे उनके लिए ईए का वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव। मतलब अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, लव है। और देखो 2 ही चीज होगी, या तो लव होगा या नहीं होगा। ये पॉजिटिव लव है, नेगेटिव लव नाम की चीज है, उसको नफरत बोलते हैं ना, ध्यान से। तो हाँ, अभी देखो, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन है तो ईए को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं है, तो ईए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। या तो ईए होगा या नहीं होगा। तो होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, ठीक है। अब 0 को देखो, स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है ना ईए का, वो पॉजिटिव या 0 होता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको नेगेटिव लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं?
नेगेटिव। नेगेटिव नाम होता नहीं है ईए में, ईए या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। नेगेटिव हम लिख रहे हैं अपने कन्वीनियंस में, वो इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था कि जब ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा। बस हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ना, वरना जीरो और नेगेटिव का मीनिंग सेम है। अब आगे सुने, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ईए क्या है, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा तो हम क्या बोलेंगे, ईए क्या है, जीरो या नेगेटिव। अब सुने, एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर लास्ट तक चलेगा हमारे साथ। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। अब आप देखो यहां पर, क्या यहां पर खुद ब खुद अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेटा हो रहा है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो बताइए एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक। तो पहली बात हमने ये समझी कि जनरली किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। एंड वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन। जैसे आई में सक्सेसिव आई होता था, आई 1 2 3 4, वैसे ईए में भी सक्सेसिव ईए होता है। और अभी हम ईए 1 के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेसिव ईए पे हम लोग थोड़ी देर के बाद आएंगे। ठीक है, आइए अब देखो दूसरा केस, ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन। क्या ये इलेक्ट्रॉन के खुद ब खुद अट्रैक्शन दिखाएंगे, नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे तो ईए का वैल्यू क्या मान लिया बेटा, जीरो। अगर अट्रैक्शन नहीं है, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, खुद ब खुद अट्रैक्ट किया था। ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा और हमें इसका एनायन बनाना है, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या बाहर से फोर्स या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, हाँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जब खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली एंटर करवाना पड़ेगा। और फोर्सफुली एंटर कराओगे इसका मतलब है आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या फिर ऐसा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा। और अगर प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसे प्रोसेसेस को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या बोला जाता है बेटा, एंडोथर्मिक। तो पहला क्वेश्चन यहीं से सेग्रीगेट हो जाता है कि आपसे अगर पूछा कि क्या ईए, फर्स्ट ईए या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है, तो यस इट इज पॉसिबल। पहला ईए या पहला डेल्टा एचईजी जनरली तो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन 3 केसेस में एंडोथर्मिक होगा। और वो 3 केस स्पेसिफिकली कौन कौन से हैं, ग्रुप 18 ग्रुप 2 एंड नाइट्रोजन। अब आगे बताइए, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन पे जाइए, डेल्टा एच पे जाते हैं। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है बेटा, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है बेटा। और ये डेल्टा एच और कुछ भी नहीं है, डेल्टा एच ही इलेक्ट्रॉन गेन की प्रोसेस की बात कर रहे हो। अब आप देखो दोनों का साइन कन्वेंशन देखिए, जब ये पॉजिटिव तो ये, और जब वो जीरो, बेसिकली नेगेटिव इसलिए मैंने लिखा था, जब वो जीरो तो ये पॉजिटिव, या वो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यही डिफरेंस है। हाँ, जब ये मोर पॉजिटिव तो ये मोर नेगेटिव होगा बेटा, जब वो लेस सॉरी जब वो मोर नेगेटिव तो ये मोर पॉजिटिव। मोर के साथ मोर आएगा, लेस के साथ लेस आएगा, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव होना है। एक बात मैंने आपको बोली, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा लाइन होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ये उतना ज्यादा पॉजिटिव माना जाएगा, और क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा इनिशियल और फाइनल एनर्जी का। नोट करें पहले से, ये जो अभी आपको बताया गया इसको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर ले बेटा ना फटाफट। खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि यही पूरा ईए का होल सोल कॉन्सेप्ट है। ये एक बार समझ में आ गया, बाकी इसी पे सारे क्वेश्चन चलेंगे अपने। नहीं, रिपल्शन नहीं शुरू करेंगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि अनस्टेबल होने को रेजिस्ट करेगा। रिपल्शन तो ऐसे, रिपल्शन तो अगर आप मानोगे तो हर जगह ही रिपल्शन होगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही बैठे हुए कुछ ना कुछ तो है। तो और न्यूक्लियस भी हर जगह बैठा है, तो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा ही, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेगा, ये तो हर जगह हो रहा है। पर बाकी सब में न्यूक्लियस, मैंने बोला था संगठन में शक्ति, याद करिएगा कि न्यूक्लियस को डोमिनेशन मानते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये बात मैंने जेड इफेक्टिव के टाइम पे बोली थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट हर जगह कर रहा है, पर बाकी सब उस बात को क्यों रेजिस्ट कर देंगे, क्योंकि अट्रैक्शन को, मतलब ग्रुप 2 18 और नाइट्रोजन क्यों रेजिस्ट कर देंगे। नाइट्रोजन में तो साइज का भी फैक्टर आ गया, ग्रुप 18 ग्रुप 2 में भी वो साइज वाला थोड़ा बहुत फैक्टर काम करेगा सेकंड पीरियड में, जब मैं बात करूंगा नाइट्रोजन जैसे पीरियड की जब मैं बात करूंगा। लेकिन
उनकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो उस बात को हिंडर करती है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो नया इलेक्ट्रॉन ग्रुप 18 में तो नए शेल में जाएगा, क्योंकि उसमें शेल में तो अंदर जगह है ही नहीं। और जब NS2 में आएगा तो NS2 में जगह नहीं है तो वो NP1 में जाएगा या NP2 के फॉर्म में जाएगा, और इसीलिए वो जो नया शेल या नया सबशेल में एंट्री होती है ना, वो उस बात को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। ये समझता है। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब आप इनर्ट गैसेस में देखो, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से मना कर देगी, ठीक है, फिर भी अपन ने बोला कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कराएंगे, अपन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो एंटर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी लिखता है क्लियरली कि वो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो आपके नए शेल में जाएगा, ग्रुप 18 के केस में नए शेल में एंट्री लेगा, और नए शेल में एंट्री लेगा उसके लिए उसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे जब नए सबशेल में जाएगा S2 के बाद, NS2 के बाद, उसके लिए उसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस सबशेल में एंटर होने के लिए, उस एक्स्ट्रा शेल में ऐड होने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। चले आइए ईए के बारे में बात करें बेटा। अब ईए पे आते हैं। देखो मैंने आपको पूरा ईए और डेल्टा जी पहले ही समझा दिया, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहले हम ईए को समझेंगे डिटेल में, और ये सब जो बातें करी उसको नोट वोट बना के लिखेंगे, और फिर हम डेल्टा एचईजी के ऊपर मूव करेंगे, है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर। डेफिनेशन है बेसिकली। ईए को याद करिए, ईए को मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होता है या रिलीज एनर्जी, रिलीज। अब देखो इधर पहले वाले केस में, जनरल वाले केस में एनर्जी रिलीज हुई है, तो अपन ने ईए क्या बोला है बेटा, पॉजिटिव। दूसरे वाले में एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए ईए 0 लेकर चलते हैं। नेगेटिव तो अपन अपनी सहूलियत के लिए लेकर चल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ईए लिखिएगा, the amount of energy released, the amount of energy released when, the amount of energy released when an additional electron, the amount of energy released when an additional electron is added, the amount of energy released when an additional electron is added to any isolated gaseous atom. The amount of energy released when an additional electron is added to any isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे होते हैं, उसके लिए जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही होती है उस प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ईए। एनर्जी क्यों रिलीज होगी, जनरल केस की बात हो रही है। जनरली हर एटम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन लिखने के बाद नोट बनाइएगा। ये जो पॉइंट लिखा है हमने, इसको नोट में लिखवा रहा हूं, पहले जरा देख लें बोर्ड पे। जनरली क्या हर एटम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। कौन नहीं दिखाएगा, ये तीन नहीं दिखाएंगे तो हम बोलेंगे जनरली द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक, बट इन 3 केसेस इट इज एंडोथर्मिक। ये लिखने वाले हम लोग, ठीक है, नोट बना के लिखिएगा। जनरली द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जनरली द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड एटम। अब आइसोलेटेड एटम बोल दूं, गैसियस एटम बोल दूं, सिर्फ एटम बोल दूं, समझ जाइएगा हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की ही बात कर रहे हैं। जनरली द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड एटम या टू आइसोलेटेड एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जनरली एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट इन केस ऑफ ग्रुप 18, group 2 and nitrogen, but in case of group 18, group 2 and nitrogen, the process becomes endothermic. But in case of group 18, group 2 and nitrogen, the process becomes endothermic. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक है, ये पॉइंट आपको लिखा भी दिया गया बेटा ना। अब आगे बात करते हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। ईए में दूसरे पॉइंट की तरफ या दूसरे कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाय चांस हमें आगे जाके ऑर्डर बनाने, ऑब्वियसली ना, पहला क्वेश्चन तो बनेगा कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक। अब आपको इक्वेशन देगा कि कार्बन में पहला इलेक्ट्रॉन आप जोड़ के C- बना रहे हो, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप O- बना रहे हो, तो पूछेगा कि ये प्रोसेस एंडो है या एक्सो। तो अपने को पता होना चाहिए एक्सो है, क्योंकि ये कार्बन या ऑक्सीजन ग्रुप 2, ग्रुप 18 नाइट्रोजन में नहीं आता है। अब आपको बोलेगा मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ के Mg- बना रहे हो, या बेरिलियम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ के Be- बना रहे हो, या नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ के N- बना रहे हो, या हीलियम नियॉन आर्गन में, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप है ना उनके करस्पॉन्डिंग मोनो नेगेटिव एनायन बना रहे हो, तो वो सारी प्रोसेस कैसी हो जाएंगी, एंडो। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ऑर्डर का बनेगा। 6 टाइप के क्वेश्चन जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, उन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब ध्यान सुनना, मान लीजिए
आपको नाइट्रोजन दिया गया, आपको नियॉन दिया गया, आपको कार्बन दिया गया, आपको ऑक्सीजन दिया गया और बोला इनका ऑर्डर बना दीजिए। क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमारे पास जो फैक्टर रहता है हमेशा वो क्या रहता है बेटा? जेड इफेक्टिव। अभी मैंने रैंडमली पोजीशन कर दिया, हमें पता है पहले कौन आएगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन। ये लेफ्ट टू राइट का सीक्वेंस है। लेकिन ईए का क्वेश्चन बेटा जब भी आता है, ईए के क्वेश्चन में जो भी फैक्टर आपको पता है वो फैक्टर सेकेंडरी फैक्टर्स है। सबसे पहला काम होता है कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ईए का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि एक्सो प्रोसेस कौन सा और एंडो प्रोसेस कौन सा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका ऑर्डर बना बनाए, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन बना हुआ होगा, आपको बस टिक करना होता है, समझ में आ जाएगा। देखो मुझे बताओ, ईए का ऑर्डर बना रहे है ना, डेल्टा एचजी पे नहीं जा रहा हूं, अभी ईए की बात कर रहे हैं। ईए का ऑर्डर बना रहे, ईए का मतलब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन मान के चलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। क्या ये जो 4 स्पीशीज आपके सामने लिखे हैं इनमें से आप खुद बता सकते हो क्या कि कौन खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और कौन खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्या ये बताया जा सकता है? हाँ, हम जानते हैं ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन के लिए खुद ब खुद अट्रैक्शन दिखाएंगे और ये दोनों अट्रैक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा होगा वो ऑर्डर में आगे जाएगा। ईए का ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का ऑर्डर। जो अट्रैक्शन दिखा रहा होगा वो ऑर्डर में आगे जाएगा और जो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा होगा वो ऑर्डर में पीछे आएगा। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एंडो वाली प्रोसेस हमेशा पीछे रहेंगी ऑर्डर में और एक्सो वाली प्रोसेस हमेशा आगे रहेगी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें एंडो आगे है एक्सो पीछे, तो अपने को समझ में आना चाहिए ऑप्शन पहले से ही गलत है, क्योंकि इसमें ऑर्डर जब आप बनाएंगे तो एंडो हमेशा पीछे जाएगा और एक्सो हमेशा आगे जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे होते जबकि वो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखा रहे होते। तो पहला काम ये के क्वेश्चन में हमेशा जो हमें करना होगा वो एंडो एक्सो को सेपरेट करना होगा। फिर अब एक्सो एक्सो में कैसे ऑर्डर बने, और अगला सवाल है कि एंडो एंडो में कैसे ऑर्डर बने। तो वो ऑर्डर कैसे बनाना है उसके ऊपर हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एंडो एंडो को कैसे सेग्रीगेट करा जाएगा और एक्सो एक्सो को कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात मुझे बताइए, ये जो एक्सो वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, उसके लिए रीजन मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए रीजन स्टेबिलिटी था। तो इसको जेड इफेक्टिव से सॉल्व किया जाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, और इसको स्टेबिलिटी से सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक्सो वालों की बात कर रहा हूं, तो बेटा किसी भी एटम का अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली अपन वही लिखेंगे भी, अपन लेफ्ट टू राइट क्या काम आता है, जेड इफेक्टिव काम आता है, लेकिन वो एंडो में काम नहीं आएगा, एक्सो में काम आएगा केवल, है ना। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब है अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा। ऑब्वियसली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो वही तो अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अच्छा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर एनर्जी रिलीज का वैल्यू भी क्या आ जाएगा बेटा? ज्यादा। और एनर्जी रिलीज याद करिए, ईए को क्या रिलीज एनर्जी ही बोला जाता है बेटा, हाँ। तो ईए भी ज्यादा, और ये ज्यादा अपन कौन सी बात करें, ये होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब वो जो हम ईए ज्यादा बोल रहे हैं वो पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ये कंडीशन किसके लिए बेटा? एक्सो के लिए। अब आते हैं एंडो पे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक वाले सिचुएशन में 3 केस है आपके पास, ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन। अच्छा, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन में सपोज मैंने यहां बेरिलियम लिखा, सपोज मैंने यहां नाइट्रोजन लिखा और सपोज मैंने यहां नियॉन लिखा, ये ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन की बात अपन कर रहे हैं। ये तीनों ही क्यों लिखे सर आपने? नाइट्रोजन तो अकेले ही, उसका ग्रुप तो है नहीं सर, इनका तो ग्रुप भी है, उनमें से कोई ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन जब पीरियड का आएगा तो या तो सेकंड का आएगा या थर्ड का आएगा या फोर्थ का आता है। फोर्थ है नहीं क्योंकि डी ब्लॉक नहीं है, सेकंड या थर्ड का आएगा। और आज तक की हिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन पीरियड का पूछा गया, सेकंड पीरियड का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जब ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें हमें सेकंड पीरियड के ग्रुप 2, सेकंड पीरियड के ग्रुप 18 और सेकंड पीरियड के ही नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए, अब इनके एंडो होने के पीछे रीजन क्या था? इनकी स्टेबिलिटी। तो इसको जेड इफेक्टिव से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको स्टेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p6, क्या तीनों में से हम जानते हैं कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है बेटे? हाँ। क्या हम जानते हैं ये हाफ फिल्ड सबशेल है ना? शेल नहीं है, हाफ फिल्ड सबशेल है। और ये फुल फिल्ड सबशेल है, एस सबशेल पूरा भरा हुआ है, पी सबशेल आधा भरा हुआ है।
मुझे बताइए क्या तीनों में से अगर आपको कोई बोल दे कि स्टेबिलिटी को एक बार कंपेयर कर दो, तो बेटा इतना तो पता होना चाहिए कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी तीनों में सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी उससे कम लेकिन इससे ज्यादा, और ये हाफ फील्ड सबसे कम स्टेबल होगा बेटा। तो मोस्ट स्टेबल, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल। मुझे बताओ हम लोग ऑर्डर किसका बनाना चाह रहे हैं बेटा? ईए का। ईए का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। ये तीनों अट्रैक्शन दिखा रहे थे या नहीं दिखा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे। पर तीनों अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे, फिर भी हमें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी, इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए ना, इसमें भी फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, इसमें भी फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, इसमें फोर्सफुली एंटर कराया, तीनों जगह फोर्स बराबर नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए तीनों ने इलेक्ट्रॉन लेने से क्यों मना करता है? स्टेबल होने की वजह से। तो इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? और वो कौन है? नियॉन। इसका मतलब है नियॉन इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो तो मना ही कर देगा, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, कुछ भी कर ले, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में अगर देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज्यादा मुश्किल आएगी या कौन इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, वो कौन होगा बेटा? बेरिलियम और नाइट्रोजन। इन तीनों में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। ये तीनों प्रोसेस एंडो हैं, पर हमने ईए का ऑर्डर, वैसे तो ईए सबका 0 है, लेकिन हमें आगे डेल्टा HEG का ऑर्डर बनाना होगा, उसके लिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, इसको हम बोलेंगे नेहा बहन, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑर्डर हम लोग इसको आगे देखेंगे। अब देखो ये एंडो सेपरेट हो गए। अब अगर कोई एक्सो आता है तो सारे एक्सो इसके आगे रहेंगे, और एक्सो को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? जेड इफेक्टिव से, ठीक है। चलिए नोट करेगा इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ना, अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन एंडो एंड एक्सो प्रोसेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये एंडो और एक्सो प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा? पहली बात यहां पर समझ ले कि देखो वो क्या रहा है, आईई और ईए दोनों में एंडो और एक्सो का क्वेश्चन बनता है। अभी आपको पहले से पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ईए का है, तो आपने कुछ सोचा ना समझा, आपने फटाफट सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस जब दिखेगी तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आईई का क्वेश्चन है या ईए का क्वेश्चन है। एक बात देखें ध्यान से, रिएक्शन को समझिएगा, ये सारे के सारे क्या न्यूट्रल एटम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? बेटा दिख रहे हैं। और न्यूट्रल एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो? एक या एक से ज्यादा? एक। मतलब हम फर्स्ट ईए की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सक्सेसिव ईए बाकी है बेटा। तो जब आप किसी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन का प्रोसेस जनरली तो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन 3 केस में एंड होगा। वो 3 केस आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्या ये बेरिलियम ग्रुप 2 में आता है बेटा? हाँ। ये कैसा होगा? एंडो। क्या नाइट्रोजन आता है? हाँ ये एंडो होगा। क्या नियॉन आता है? हाँ ये एंडो होगा। और क्या मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है बेटा? हाँ ये एंडो होगा। ये सारी प्रोसेस 4 एंडो, बाकी जितनी भी प्रोसेस आपको दिख रही है वो सारी प्रोसेस क्या हो जाएंगी? एक्सो। इसके बाद ये जो फ्लो चार्ट बने हुए बेटा दोनों, इसको बना लें आप, फिर इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर आएगा वो एक जैसा आता है। मान लो उसका मैग्नीट्यूड अगर 20, 30, 40 है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 2, 3, 4 आ जाए, ऐसा आ जाए, पर ऑर्डर वही रहेगा। अगर वो उसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। वैल्यूज में डिफरेंस आता है कई बार, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो इक्वेशन है 5/2 RT वाली, उसमें आर का भी फर्क आता है, टी का भी फर्क आता है, बट हाँ ऑलमोस्ट जो साइन कन्वेंशन है उसके अलावा जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर सेम। फ्लो चार्ट फटाफट 30 सेकंड का समय, उसके बाद फ्लो चार्ट गायब। एक साइड लिखे, दूसरा दूसरे साइड लिखे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हाँ नीट का पेपर भी ऐसे ही करना बेटा, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है? मैं क्यों बात करनी? पेपर किसको देना? आपको देना। आप समझाओ एनटीए वालों को, 2 को बैठाओ साथ में, आधा पेपर वो करे, आधा पेपर मैं करूं। पता चला अपन तो आधा करके गए, उसको कुछ भी नहीं आता। ये भी तो दिक्कत है, वो ज्यादा खतरनाक है। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, इसलिए मेरे को पता है। बेटा ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इसमें है क्या?
एक्चुअल में मैंने बोला इस पूरे टॉपिक में जनरली टॉपिक तो सिंपल है बट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, प्लस और माइनस में कंफ्यूज करता है। देखो एक ही क्वेश्चन को पूछे जाने के कितने तरीके हैं, हम उसके ऊपर बात करने वाले कि सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, आंसर सबका सेम होगा, और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो है वो कितने लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पर हम बात करें। पहला, इस पूरे टॉपिक के अंदर दो ही चीजों पे बात हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से ऐड होगा, बस ये दो चीजें हमको लेकर चलना है। अब देखो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है मतलब ये हम वो केस ले रहे हैं जो जनरल वाला केस है, और इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से ऐड हो रहा है मतलब ये वो केस है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते। और मोस्ट डिफिकल्ट मतलब यहां पर मैं नियॉन की बात करूं, इनर्ट गैस की बात करूं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे थे। अब देखो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसी चीज में इजी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ज्यादा, तभी तो आसानी से ऐड होगा। अब अगर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बताइए ईए का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। यहां अट्रैक्शन है या नहीं है तो पॉजिटिव होगा, और ज्यादा है या कम है बेटा, ज्यादा है। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा होता है या अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसका मतलब है ऐसे स्पीशीज के अंदर ईए का वैल्यू मोर एंड मोर पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज हो, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, मोर एक्सोथर्मिक या लेस एक्सोथर्मिक, मोर एक्सोथर्मिक। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगा, पर ये मोर है तो यहां भी मोर ही आएगा क्योंकि डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखो एक ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछना है मतलब जिसका ई सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकती है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इजी, ठीक है, हाईएस्ट की बात करें, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ईए इज मोस्ट पॉजिटिव या मैक्सिमम पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड इज मैक्सिमम या हाईएस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, मोस्ट एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच इज मोस्ट नेगेटिव। जब ये मोस्ट पॉजिटिव होगा तो ये मोस्ट नेगेटिव होगा। अब आए यहां पर ये वो वाला केस ले रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल भी कतई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो अगर अट्रैक्शन है ही नहीं मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, खत्म, बिल्कुल भी नहीं है ना, मिनिमम बता रहे हैं अपन को। फिर अगर ऐसा है तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा, फोर्सफुली मतलब ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखा ही नहीं रहा, लेकिन अपन को साइन कन्वेंशन में जीरो से समझ नहीं आएगा इसलिए अपन नेगेटिव पे जा रहे हैं। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव, और बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं मतलब मोस्ट नेगेटिव, मतलब ये बिल्कुल भी अट्रैक्शन दिखाना नहीं चाहता, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्यार दिखा रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्यार दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं, इसमें नफरत ही नफरत भरी हुई है ऐसा। अब सुने, आगे बढ़ते हैं। अगर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए बाहर से एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मैक्सिमम, और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड मैक्सिमम है मतलब मोस्ट एंडोथर्मिक, और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव। जब ये मोस्ट नेगेटिव होगा तो ये मोस्ट पॉजिटिव होगा, ये कहानी बन के आती है, ठीक है। तो ये हमने फ्लो चार्ट के ऊपर बात करी। अब एक क्वेश्चन मैं पहले इसके ऊपर बोल दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द गिवन प्रोसेस, for which of the given process EA is most positive, for which of the given process EA is most positive, और करके लिखेंगे। यही क्वेश्चन कितनी लैंग्वेजेस में पूछा जा सकता है, एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं लैंग्वेज, देखो जहां पर EA मोस्ट पॉजिटिव है तो क्या उसको मैं मोस्ट एक्सोथर्मिक बोल सकता हूं बेटा, हाँ, और करके लिखें मोस्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं ना, बस ये मोस्ट पॉजिटिव का मीनिंग क्या क्या है, बाकी शुरू का क्वेश्चन तो कॉमन ही है। मोस्ट एक्सोथर्मिक ब्रैकेट में या फिर और करके या ऑब्लिक करके लिख ले, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड, क्वेश्चन ऐसा आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट एक्सोथर्मिक, ऑब्लिक करके लिखें या और करके लिखें डेल्टा एच ई जी मोस्ट नेगेटिव, डेल्टा एच ई जी मोस्ट नेगेटिव। तो ये एक ही क्वेश्चन को पूछे जाने के कई तरीके हैं और इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऑप्शंस बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन, बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बीई माइनस, जो अभी हमने इक्वेशंस लिखी थी वैसे ही बोल रहा हूं, बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बीई माइनस, अरे दादी पूरा बीई मत लिखना, हाँ बीई लिखो, सिर्फ बेरिलियम पूरा मत लिखो, बीई प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बीई माइनस,
बी कैपिटल ई स्मॉल। हाँ तो बी बोल दिया ना मैंने, तो फिर कोई दिक्कत हो जाए, बोले बी और दोनों स्मॉल लिख दे दोनों। कौन? नहीं नहीं नहीं, सही लिख रही, कहाँ कैपिटल में, वो राइटिंग बड़ी बड़ी है। हाँ ऐसा कैपिटल है, फॉन्ट साइज ज्यादा है बेटा। हाँ चले आगे देखिए, सेकंड सेकंड ऑप्शन जो है वो लिखिएगा, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, एन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एन माइनस, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एन माइनस। तीसरा ऑप्शन लिखिए, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ओ माइनस, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ओ माइनस। और लास्ट ऑप्शन लिखिए, नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एन माइनस, सी ऑप्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये नहीं आया तो कभी नहीं आएगा आज के बाद, ठीक है। हाँ अगला, अगले साल भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा फिर। अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाँ प्रोबेबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस shows most positive electron gain enthalpy, most positive delta HEG, which of the following process shows most positive delta HEG? अब इसमें आपसे मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा एचईजी के बदले क्या बोल सकता था बेटा, मोस्ट एंडोथर्मिक मैक्सिमम एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ये तो जीरो ही पूछेगा, नेगेटिव होता नहीं साइन कन्वेंशन में, तो वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आगे ऑप्शन, यही चारों ऑप्शन है, एन ई, बहुत बढ़िया, चारों वही ऑप्शन लिखा, ए बी सी डी। खोना पता है तो लिखो, जल्दी लिखो। साइज का फैक्टर क्यों होगा, आप सिर्फ स्टेबिलिटी सोच रहे हो कि सिर्फ स्टेबिलिटी होना चाहिए ना, तो फिर नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबल, तो फास्फोरस भी तो हाफ फील्ड स्टेबल है, फिर उसने क्यों ले लिया इलेक्ट्रॉन। बोला अब अपन वो चीज सोचते हैं जो अपने लिए फायदे की होती है, दूसरे का भी तो सोचना पड़ता है ना कि उसका क्यों नहीं हुआ। फिर आपने तो नाइट्रोजन को फ्लोरीन से कंपेयर कर लिया, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री हूं, पर नाइट्रोजन फिर फास्फोरस से, दोनों का भी फिर पॉजिटिव होना चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफिकल्ट होना चाहिए, फास्फोरस में तो नहीं हो रहा है। उसका भी तो कारण देना पड़ेगा, उसका कारण क्या होगा, और वो साइज अभी आएगा आगे, इंतजार करें थोड़ी देर। जो आप फ्लोरीन की बात कर रहे हो, तो आप जिन्होंने पढ़ रखा उनको पता होगा कि सेकंड और थर्ड पीरियड में ऑर्डर रिवर्स होता है, उसका फैक्टर साइज ये एनसीईआरटी खुद ही लिखता है, तो अभी आएंगे उसके ऊपर जब फैक्टर्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए जिज्ञासाओं को शांत रखिए। चलिए आइए ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, मैंने आपको वैसे तो एफिनिटी और एंथैल्पी दोनों ही पढ़ लिया हम लोगों ने, पर अब नाम मात्र के लिए हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कॉपी में, ताकि बाद में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप आके ये ना बोले कि सर आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ाया था, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे जरूर इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता था रिलीज्ड एनर्जी, एंथैल्पी में रिलीज एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दोनों चल सकते हैं, बिकॉज एंथैल्पी तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल की बात होती है। तो यहां पर पूरी डेफिनेशन वही आएगी, बस हमने वहां पर जो रिलीज एनर्जी लिखा था यहां पर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बस इतना आ जाएगा, या द चेंज इन एनर्जी की हम बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा, द चेंज इन एनर्जी व्हेन, द चेंज इन एनर्जी व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, the change in energy when an additional electron is added, the change in energy when an additional electron is added to any isolated gaseous atom, the change in energy when an additional electron is added to any isolated gaseous atom, ठीक है। पूरी डेफिनेशन सेम है, बस वहां पर रिलीज एनर्जी और यहां पर चेंज इन एनर्जी, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली बेटा। अब ध्यान सुनेगा, दो तरह की प्रोसेस है हमारे पास जनरली, या तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा प्रोसेस हो सकता है बेटा, एक्सोथर्मिक हो सकता है, और या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडोथर्मिक हो सकता है। बार बार सुबह से यही बता बता थक गया मैं। बताइए एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। रिलीज कब होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा या जब जब अट्रैक्शन नहीं होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो भैया इसका मतलब ये है कि ये वो स्पीशीज होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के लिए खुद ब खुद अट्रैक्शन दिखाते हैं। ये वो तीन केस होते हैं या जनरल केस होता है, जनरल केस होता है बेटा, जनरली वाला जो केस है वो ये है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हुई या एनर्जी लगानी पड़ी, लगानी पड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अट्रैक्ट हुआ या फोर्सफुली एंटर करा। फोर्सफुली वाला केस कौन होगा, जो अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, वो कौन है, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन।
अब अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये के टर्म्स में इसको क्या रिप्रेजेंट करा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वीरो जो भी है, और डेल्टा एच ई जी के टर्म्स में इसको क्या रिप्रेजेंट करा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी दिखे। ठीक है, आइए इधर ये की बात करो। क्या ये वो केस है जो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखा रहा था? हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है या नहीं है होगा तो पॉजिटिव होगा। ये वो केस है जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं दिखाता था, नहीं दिखाता है मतलब अट्रैक्शन जीरो। हम अपने समझने के लिए नेगेटिव मान लेते हैं। जब ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा, जब ये जीरो होगा तो ये पॉजिटिव होगा, या फिर एक्सो के लिए नेगेटिव होता है और एंडो के लिए पॉजिटिव। लिखना साइन कर चले बेटा, है ना। अब ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम लोगों ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन के बारे में बात करी, लेकिन मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एडिशन भी होता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन नेचर में O माइनस नहीं O2 माइनस मिलता है, सल्फर S2 माइनस मिलता है, कार्बाइड आयन C4 माइनस फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N3 माइनस के फॉर्म में मिलता है। मतलब किसी एटम में आप 1 बाय 1 कई इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते थे आई में। यहां पर सक्सेसिव की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो सक्सेसिव में दो सिनेरियोज आपके सामने बनेंगे। एक तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज कर रहा हूं, बेसिकली लिखूंगा ये, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम साइमल्टेनियसली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। बेटा फर्स्ट ईए हम लोग ऑलरेडी अभी तक जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट ईए था। मुझे बताइए फर्स्ट ईए का मतलब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। और एक बात बताइए ना, उसमें लिखना भी कुछ भी नहीं है। जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है X और उसमें आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करके X माइनस बनाना जाना चाह रहे हैं, तो बेटा क्या ये प्रोसेस हमेशा एक्सो हमेशा एंडो, या कभी एक्सो कभी एंडो हो सकता है? कभी एक्सो कभी एंडो हो सकता है। कौन से केसेस हैं? तो जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है, और ग्रुप 18 ग्रुप 2 और नाइट्रोजन के केस में ये एंडोथर्मिक होता है। अब इतनी बार में याद नहीं हुआ तो ये याद नहीं होगा कभी। ठीक है, तो ये बता चुका आपको शुरू से, यही सुबह से यही चिल्ला रहा हूं, है ना। अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। इसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ आएंगे। ध्यान सुनना, अभी कुछ लिखना नहीं आपको, समझते जाइए। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ आएंगे, इसका मतलब है पहला ईए ऑलरेडी हो चुका होगा। अब जब पहला ईए हो चुका होगा तो एक्स माइनस का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जब एक्स माइनस में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके X2 माइनस बनाने जाना चाहेंगे, तो बेटा अब इस प्रोसेस को समझना। इसको डिफाइन करने के दो तरीके होंगे, डेफिनेशन जब लिखाऊंगा। व्हेन द सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, सेकेंड बोलो, याद आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, समझना ना। व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड एटम, उसको भी सेकेंड ये डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करा है ना। और या फिर when first electron या when one electron is added to mono negative या uni negative anion, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सेकेंड ही है। ठीक है, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। खैर, उस पे आते हैं एंडो और एक्सो पे। मुझे बताइए जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया किसी में भी, या तो वो एंडो रहा होगा या एक्सो रहा होगा, जो भी रहा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, पहले का एडिशन तो एंडो एक्सो हो सकता है, लेकिन जब पहले का एडिशन हो गया तो क्या वो एनायन में कन्वर्ट हो गया होगा बेटा? हाँ, वो जब एनायन में कन्वर्ट हो गया होगा और आपको उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन अभी एंटर करवाना है, तो मुझे बताइए क्या इस पूरे स्पीशीज के ऊपर, ये स्फीयर एक तरह का एटम स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो इस पूरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं होगा, वो पूरे आयन के सरफेस पे होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्पर्स्ड होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस का काम क्या, उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसको यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिली, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे में अट्रैक्शन दिखाएंगे या रिपल्शन दिखाएंगे? रिपल्शन। तो बेटा होगा क्या कि ये नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगने लगेगा? रिपल्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो जब रिपल्शन लगेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन आया तो सही अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन रिपल्शन लगने की वजह से एंटर नहीं हो पाएगा, ये बाहर ही ऐसे मंडराता रहेगा, बोले यहां से जगह मिले वहां से जगह मिले, मिलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये ऐड नहीं हो पा रहा है और हमें X2 माइनस बनाना है, तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोर्सफुली एंटर करवाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये ऑन इट्स ओन एंटर नहीं हो पाएगा। तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंड हो। अब वो चाहे जनरल वाला केस हो तो भी एंड होगा, नाइट्रोजन हो तो भी एंड होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑलवेज एंड, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ये एलिमेंट 118 में से कोई भी हो,
क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है। वो पहला नेगेटिव चार्ज आने के लिए एंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक बार नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो अब अगला इलेक्ट्रॉन इसमें अपने आप एंटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। और इसीलिए अब उन 118 के 118 में आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एंटर कराना होगा तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। मुझे बताइए, ऑलवेज, मैंने बोला था कभी कभार ही दिखेगा, है ना, इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी इज्जत रखना है शब्द की। अब आगे बढ़ते थर्ड ईए। सुनना, क्या थर्ड ईए में इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा? हाँ। अब मुझे बताओ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जाओगे तो क्या फिर से नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन लगेगा? और क्या पहले के मुकाबले इसमें तो और रिपल्शन लगेगा? तो ये एंडो होगा या एक्सो होगा? एंडो, मोर एंडो। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बस दो का ही पूछता है, बट अपन ने समझना तो है, पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो एंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है। कहां एंडो होता है, कहां एक्सो होता है, हमने समझा। इसके बाद का कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इंफिनिटी वाला, हमेशा ऑलवेज एंडो। चलिए हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट ईए स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन, the first electron gain enthalpy may be exothermic or endothermic. The first electron gain enthalpy may be exothermic or endothermic. अब केस नहीं लिखा रहा हूं ना कि जनरली एक्सो होता है और इन तीन केस में एंडो होता है, बार बार लिख लिया, फिर से लिखेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम ये सारी बातें फर्स्ट सेकंड जो भी बोल रहे हैं वो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर यहां पर जैसे एक्स लिया, यहां पर एक्स प्लस ले लोगे, फिर कहानी बदल जाएगी, फिर कहानी बदल जाएगी। अभी हम सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम, है ना। बाकियों में क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सेकंड पे आते हैं, सेकंड हेडिंग, ये इक्वेशन लिख लेना आप, है ना, एक्स और इलेक्ट्रॉन वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट में, उसको लिख लीजिए आप। ये लिख लिया, ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लीजिए इस इक्वेशन। चलिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सेकंड ईए के बारे में लिखेंगे। पहले तो स्टेटमेंट या डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। एडिशन ऑफ, द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, the addition of second electron to the isolated gaseous atom, the addition of second electron to the isolated gaseous atom, मतलब पहला ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, ये मान के चलेंगे इसको। और है ना दूसरी डेफिनेशन, और द एडिशन ऑफ, और द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, or the addition of one electron to uni-negative anion, addition of one electron to uni-negative या mono-negative anion, दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, this process is always endothermic, this process is always endothermic, this process is always endothermic। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हो, रीजन लिखाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर रिपल्शन लिख दिया, यही रीजन है। कभी भी आएगा तो हमें रीजन समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बेटे सब आज थोड़ी पड़ेंगे बेटा, पहले न्यूट्रल तो खत्म हो जाए, फिर कैटायन एनायन सबका बदला लेंगे अपन, चिंता ना करो। मैंने बोला था अभी आईई में भी बोला था मैंने कि न्यूट्रल के लिए ऑलवेज एंडो, तो मैंने बोला था कई आयंस में 1-2% केस में वो एक्सो होता है। अभी ये खत्म हो जाए पहले ई है, फिर दोनों के बारे में आगे बात करेंगे ना। तो अभी तो इतना लिख ले, इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल हमको लिखना है, तो एग्जाम्पल लिख लो बस, है ना, ई एक्स लिख लो बस, ऐसा याद रहे जिससे कल की एग्जाम्पल बचा हुआ है, वरना रह जाएगा दिक्कत हो जाएगी।